हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा बहुविकल्पीय क्लास आपका हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। यह है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, ये है आपका सेकंड क्लास। अगर आपने इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स या वीडियो की एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर उस क्लास को लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको 100% नंबर आपको इन्हीं सब क्लास से मिल जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए आप लोग, गांधी जी के अनुसार जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या है। गांधी जी चाहते थे कि बालक अपनी शिक्षा समाप्त करके इस योग्य हो जाए कि वह अपनी जीविका स्वयं करे, अपना काम धंधा स्वयं करे। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों के माता पिता, आपके गुरु, हर कोई चाहता है कि जब बच्चों का पढ़ाई खत्म हो तो कहीं ना कहीं अपने पैर पर खड़े हो जाएं और अपने आप कमाएं, अपने आप खाए पिए मौज करें। जैसे यहाँ पे आपका है कि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन सी है। इस संबंध में गांधी जी ने हरिजन में इस प्रकार लिखा है। यहाँ देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। जैसे यहाँ पे आपका है कि गांधी जी के चरित्र के विकास का संबंध में क्या विचार था। गांधी जी के शब्दों में, मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया है और चारित्रिक निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। ठीक है, यानी दोनों का इन्होंने कहीं ना कहीं सम्मान किया है। गांधी जी ऐसे शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं जो बालक के चरित्र निर्माण ना कर सके। सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रमुख विचार कौन से हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रमुख विचार हैं, धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य है, अनुभव है, दर्शन दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को बदलना है, रोटी के बाह को पहचानने के बाद ज्ञान के बाह से साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन के दर्शन के संबंध में विचार लिखिए। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो बस केवल आपको 3 से 4, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 7 के 7 दिख रहे हैं। आपको सातों को सातों नहीं लिखना है, बस जो आपको आसान लगे आप उसको 4-5 याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इतना लंबा नोट मत करिए। जैसे यहाँ पे आपका है, गीजू भाई के अनुसार बालक क्या है। बालक के भीतर व्यक्ति का अथाह भंडार होता है, उसकी नियंत्रण अनेक गुणों को उत्पन्न करती है। बालक में आज्ञा पालन, अनुशासन, अनुशासन, परिश्रम एवं ईमानदारी आदि सदाचारी गुण होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का दोस्तों नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 1863 में। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। टैगोर जी ने 1990 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? बोलपुर में। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया था। ये है हमारे महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का आरंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसका है। यह विचार था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ओके, तो यहाँ पे आपको अहिंसा, एकता, ओके, तो जहाँ पे आपको भाईचारा भावना, ये सब आपको दिख जाए, आपको तुरंत महात्मा गांधी को ही लगाना होगा। अहिंसा, एकता, भाईचारा, ये सब आपको दिखे तुरंत आपको महात्मा गांधी पर टिक करना होगा या फिर महात्मा गांधी का नाम ही लिखना होगा प्रश्नों के आधार पर। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा
प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गीजूभाई बधेका ने कहा है। ठीक, किसने कहा है? गीजूभाई बधेका जी ने कहा था। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत के आधार में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करनी है। यह कथन किसका है? ये आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? ये है आपके गीजूभाई बधेका जी ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। आप इसका उत्तर देखिए। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बालक के मन और शरीर का विकास करना बताया है। प्लेटो का प्रश्न करता है, क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर और मन का सर्वाधिक विकास करती है? दोस्तों, अच्छी शिक्षा वही होती है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर चीज़ का विकास करे। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? उसका नाम था एकेडमी। ठीक है, क्या नाम था? एकेडमी आपका हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? नागरिक कुशलता का विकास, शारीरिक मानसिक विकास, संतुलित विकास। ठीक है दोस्तों, यानी विवेक का विकास, हर चीज़ का विकास। देखिए, जो ये आपके विकास आते हैं, अगर शिक्षा के उद्देश्य पूछ ले आपसे, जो आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है दोस्तों, ये सब विकास जो आपके हैं, अगर आपसे किसी का भी नाम पूछ ले कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था, रूसो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, किसी के भी अनुसार पूछे, आप इन चीज़ों को नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, ये सब आपकी कॉमन चीज़ हैं, ये सब आपको हर जगह मिल जाएंगे। रूसो की प्रसिद्ध एमिल क्यों प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, अमील ने रूसो को शिक्षा सुधार तथा स्वतंत्र विचारक को श्रेणी में ला खड़ा किया। वह शिक्षा के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक अमील में तत्कालिक समाज की अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया है। जस्ट यहाँ पे आपका है, रूसो का प्राकृतवाद क्या है? रूसो प्राकृतवादी थे। ठीक है दोस्तों, रूसो हमारे कौन थे? प्राकृतवादी थे। पूछेगा आपसे कि प्राकृतवादी का नाम लिखिए, आपको रूसो का नाम लिखना होगा। प्राकृत की ओर लौटो, ठीक है दोस्तों, यह भी आपका रूसो का होगा। ठीक है, प्राकृत का अनुसरण करो, ये भी आपके रूसो का हो जाएगा। ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी आपके एग्जाम में आएंगी, और जो फालतू है उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। जस्ट यहाँ पे आपका है कि रूसो के अनुसार शिक्षा के मूल स्रोत कौन कौन से हैं? 3 मूल स्रोत हैं। पहला प्राकृत, मानव और ठीक है पदार्थ। प्राकृत, मानव और पदार्थ है। रूसो के अनुसार ये आपके 3 मूल स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे आपसे बार बार पूछ रहा है, इसके बारे में हमने आगे बात कर लिया था। रूसो का प्राकृतिक वातावरण का क्या आशय है? आप इसको एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस केवल यहाँ पर वातावरण और बालक को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर आपको अपने एग्जाम में लिखना है। आपको अगर 1 नंबर का प्रश्न है, आपको 1 नंबर जरूर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में होना चाहिए। दोस्तों, यह था आपका रूसो का, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रूसो आदतों का विरोध किस प्रकार करता है? रूसो कहता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि रूसो कहता है। ठीक है, रूसो जी कहते हैं बालक में केवल एक आदत डाली जानी चाहिए, और वह यह है कि वह कोई भी आदत ना डाले। देखिए दोस्तों, यानी 100 बातों की एक बात यहाँ पे की गई है। यहाँ देखिए, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है कि दोस्तों कैसा है, लोग अपने अपने अनुसार
रूसो हैं या फिर ड्यूबी हैं, लोग अपने अपने अनुसार शिक्षा को बताते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, आप अपने मन से लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालकों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? जॉन डीवी जी आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुक्रिया करना है। इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? फ्रावेल के अनुसार द्वितीय उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं, आप एक चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, आप वही चीज़ बार बार लिखोगे, कोई बात नहीं, नंबर आपको दिया जाएगा। फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? 1805 में। कब किया था? 1805। दोस्तों एक मिनट, सॉरी, फ्रावेल ने वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया था। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फ्रावेल जी ने 1839 में, ठीक है, यानी 1838 1839 में किंडरगार्टन की स्थापना की थी, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। प्रारंभ किया था 1839 में। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि फ्रावेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। फ्रावेल का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान देना है। फ्रावेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? किंडरगार्टन। फ्रावेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं का नाम यहाँ पे आपको लिखना दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैन और यहाँ पे आपको मदर्स एंड प्ले सॉन्ग। यहाँ पे आपको दो इनकी पुस्तक दिख जाएंगे, ठीक है, इनके दो रचनाएं आपको दिख जाएंगे। मॉन्टेसरी भी आपके आ गए हैं। मॉन्टेसरी पद्धति की आत्मकथा सिद्धांत क्या है? दोस्तों किसी का भी आत्मकथा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियां का परीक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती हैं 7 वर्ष की आयु तब तक बालक की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को परीक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 24। आइए, मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। अब यहाँ पे आपसे फिर से एक बार सिद्धांत पूछा गया है, वही चीज़ बार बार पूछता है। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे आप सिखाओगे, ये आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 3 प्रकार से आप सिखा सकते हो। लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का, ठीक है, ज्ञान कराना, और अक्षरों का उच्चारण। ये यहाँ पे आपको 3 प्रकार से आप लिखा पाओगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक मिनट, ये तो हो गया। यहाँ पे है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाएंगे? दोस्तों जाहिर सी बात है, मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सीखने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और सामपट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लो आप क्लास में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप कोई वस्तु रखिए और उसका नाम आप सामपट पर लिखिए और बच्चों से कहिए कि जो यहाँ पे रखा है वही चीज़, इसी का नाम आपका सामपट पर लिखा गया है। बच्चे बार बार बोलेंगे, वो उन्हें याद हो जाएगा और इससे उन्हें वस्तु का पहचान भी हो जाएगा। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन थे? आपके थे फ्रावेल महोदय, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि
परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव बढ़ती है, ये सही बात है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके दोस्तों, हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आएंगे। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की अवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास के संबंधित खिलौनों, पहली बॉक्स चित्र, पहली शिक्षाप्रद कहानियाँ, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका है कि घर को बलोपयोगी कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे गीजू भाई कहते हैं, कौन कहता है? गीजू भाई कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्किप करते हैं, इसको आप भी स्किप कर दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका है कि एक मिनट, जैसे यहाँ पे आपका है व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं ही समाज को प्रभावित होता है। ठीक है, जन्म लेते ही वह समाज को प्रभाव से आने लगता है। ओके दोस्तों, देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका समाज क्या होता है? उसका समाज हम आप होते हैं, हमारे घर वाले, आपके घर वाले ही उसका समाज होता है। ठीक है, ना कि मोहल्ला वाले और आपके डिस्ट्रिक्ट वाले, ऐसा नहीं होता। बालक का समाज हम ही आप ही हैं। जनसंचार माध्यमों के शिक्षा में 3 प्रमुख लाभ बताइए। से कौन कौन से लाभ हैं? राष्ट्रीय एकीकरण, समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना, ये सब आपके जनसंचार के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरदर्शन के 2 प्रमुख शैक्षिक लाभ लिखिए। अब यहाँ पे आपको 2 प्रमुख शैक्षिक लाभ देना है, आप इन दोनों को आराम से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन के दोस्तों बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आपके प्रश्न में दिया गया है, जो आपकी बुक में दिया गया है, आप वही लिखो। आप प्रश्नों को समझकर अपने स्टाइल में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपका उत्तर प्रश्न से मेल जोल करता रहे। ओके दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पे आपका है मैकाइवर के अनुसार समाज क्या है। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक बंधनों का जाल बताया है। तो सही बात है, ठीक है। फीचर के अनुसार परिवर्तन का क्या अर्थ है? फीचर ने परिवर्तन का अर्थ इस प्रकार बताया है, परिवर्तन को संक्षेप में पहले की अवस्था अथवा अस्तित्व के प्रकार के अंत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे आपका है भारत ने सामाजिक परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पे आपका आविष्कार, राजनीतिक परिवर्तन, इतिहास, सामाजिक कृतियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, ग्राम पंचायत, धार्मिक तत्व और शिक्षा, ये सब कहीं ना कहीं भारत के समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है, आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताइए। समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें सदैव परिवर्तन आ रहा है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लेने का प्रयास करते हैं, सामाजिक ढांचों को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाज जैसा है हमेशा रहेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम समाज को बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया इन्हीं के संबंध में आपकी आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, प्राथमिक शिक्षा में सर्व सुलभता से क्या आशय है? सामाजिक शिक्षण की सर्व सुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के करीब होना, ताकि बच्चे अकेले विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सकें। प्रत्येक
छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका का अनिवार्य रूप से प्रवेश लिखाने को ही सर्वव्यापी नामांकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि सर्वव्यापी नामांकन की समाप्त समस्या क्यों उत्पन्न होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% विद्यार्थी कक्षा 5 का अध्ययन करने से पूर्व विद्यालय त्याग देते हैं। कक्षा 5 के पश्चात जो विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं उनमें से कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते और 50% विद्यालय त्याग देते हैं। अर्थात कक्षा 1 से अध्ययन प्रारंभ करने के पश्चात कक्षा 8 उत्तीर्ण करने तक केवल 25% विद्यार्थी ही बचते हैं। शेष 75% विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कक्षा 5 तक पढ़ेंगे प्राथमिक में, उसके बाद वो प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग 5 के बाद, कुछ लोग 8 के बाद ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में कोठारी आयोग ने क्या कहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ आप ध्यान दीजिए। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे पिछले तथा दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धरता भी है। कैसे, ये भी आपको यहाँ पर देखा, आप लोग एक बार पढ़िएगा, आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा को वैश्वीकरण की क्या आवश्यकता है दोस्तों, ये भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जो प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसको हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी दीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जो किसी कंपनी, किसी होटल में, किसी दुकान में काम करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ के अपने तरीकों से भी लिख सकते हो। जनसंख्या शिक्षण का अर्थ क्या है। जनसंख्या शिक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनसंख्या में अवधान गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था की जनसंख्या शिक्षण कहलाती है। ठीक है, यहाँ देखिए जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास, मानव संसाधन, तो कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या कम रहेगा तो हर चीज़ की सुविधा आराम से मिल जाएगी। जीवन की गुणवत्ता में जनसंख्या किस प्रकार बाधक है दोस्तों, बाधक क्या है, ये भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एक मिनट, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि अलगाववाद क्या है। अलगाववाद की समस्या राष्ट्रीय एकता तथा समानता को बाधा पहुंचाता रहता है। ठीक है दोस्तों, भारत में विभिन्न संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में अनेक संस्कृति हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब अलगाववाद की समस्याएं बन जाती हैं। जातिवाद से क्या हानियां हैं दोस्तों, जातिवाद से क्या हानियां हैं, आप एक नहीं आप 10 पेज तक लिखकर आ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, भारत में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षा, एक मिनट आप पूरे प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द किस प्रकार संभव है। अगर दोस्तों हर एक जाति को, हर एक राष्ट्र को, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा तो कभी भी कोई भी हिंसा नहीं होगा।
और जब यही दोस्तों कारण है, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, ये आपकी हिंसा के कारण बन जाते हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। भूमंडलीय तापवृत्ति का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव है। भूतल पर ओजोन क्षण तापमान, देखिए तो जब 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 हमारे ओजोन खत्म हो रहे हैं, इसलिए इतनी गर्मी यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए सभी जो कुछ पशु पक्षी हैं गायब हो रहे हैं, कुछ हमारे ऐसे पेड़ पौधे हैं वो भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब है सीधा असर ओजोन परत का। अलैंगिक समानता दूर करने से क्या तात्पर्य है, आप इसको लिख लीजिएगा। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जनसंचार माध्यम मल्टीमीडिया का प्रभाव आपको यहाँ पर बताना है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दूरस्थ शिक्षा में जनसंचार माध्यम की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा आपका वह शिक्षा है जो आप कहीं पर भी बैठकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ना आपको स्कूल जाना है, ना आपको कहीं और जाना है, आप कहीं पर भी बैठकर आप शिक्षा प्रदान कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। आप ऑनलाइन जो पढ़ते हो वह आपका दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप अपने घर पर बैठ के पढ़ते हो हमसे, यही आपका दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जनसंख्या शिक्षण को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए आप लोग 1969 में आपका था। जैसे यहाँ पे आपका है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुँचाना। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। यहाँ पे आपका है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं, ये हो जाएगा आपका शिक्षा के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, उसके साथ समान व्यवहार करना, वो सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है, यह हो जाएगा आपका शैक्षिक अवसरों की समानता। जैसे यहाँ पे आपका है, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। जैसे यहाँ पे आपका है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, यह आपको पता ही है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 में। कब हुआ था, 4 अगस्त 2009, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था, यह था आपका आर्थिक, सामाजिक, जनांकिक, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय बताइए। दोस्तों उपाय बहुत हैं, आप देख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में, ठीक है। आपका जगह 1986। जैसे यहाँ पे आपका है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा में प्रति रुचि, उचित दृष्टिकोण का अभाव, ठीक है दोस्तों। रुचि ना दिखाना, माता पिता का अंधविश्वास, समाज का अंधविश्वास, ठीक है, सब आप चीज़ों को इसमें नोट कर सकते हो। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उद्देश्य ये, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है, दया भाव, ये आपके 4 यहाँ पर मानवीय मूल्यों के उद्देश्य आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है लिखित व्यक्ति या किसी का ऐसे गुण जिनके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, ठीक है दोस्तों। नल्ली के अनुसार मूल्य क्या है, जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं,
बजाय किसी विशिष्ट किसी कार्य के प्रति रुचि रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में उसमें नहीं आएंगे। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे आपके आ सकते हैं, अनैतिकता की पहचान के लिए मूल्य शिक्षा किस प्रकार सहायक है। बालक को यह ज्ञात हो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बालक की मूल शिक्षा के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि डॉक्टर WHC विलेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति की राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं। ठीक है, मतलब उनका जात क्या है, उनका धर्म क्या है, अगर इन सब चीज़ों को दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो सकता है। तो यहाँ पे आपका है कि शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहा है, आप इन चारों पॉइंट को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके दिलों और दिमाग में हर एक प्रश्न बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न देखे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो किसी भी प्रश्न में, आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने एक ही बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग करोगे हमको पता है। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।